महीने में बिजली की लोड शेडिंग का खात्मा हो जाए। 2 साल में बिजली के अंधेरे न खत्म किए तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। 3 साल में बिजली का लोड शेडिंग खत्म करना की तो मेरा नाम नवाज शरीफ नहीं है। कराते हैं, इलेक्शन से पहले उनका नाम बदलना है या इलेक्शन के बाद उनका नाम बदलना है, लेकिन बहरहाल नाम उनको चाहिए कि खुद ही अपना नाम जो है वो शहबाज से शबाना रख ले या जो भी रखना चाहते हैं वो रख ले। इस साल के आखिर में बिजली के मंसूबे इतनी बिजली पैदा कर रहे होंगे कि जो हमारा हमसाया मुल्क है, ये मोदी अगर ये चाहे तो हम इसको फिर बिजली दे सकते हैं कि ले जाओ बिजली पाकिस्तान से। आज रात के 12 बजे हमारी टर्म खत्म हो जाएगी, तो कल अगर लोड शेडिंग होती तो मुझे आप जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। मैं आपको अभी बता रहा हूँ, मियां नवाज शरीफ को या अब्बासी साहब को जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। फिर आप उस अबूरी हुकूमत को उनसे पूछिएगा कि अगर बिजली ना होती खुदा न खास्ता तो आज मैसिव लोड शेडिंग हो रही होती। 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी जब हम आए थे, याद है या नहीं याद है? 10,000 मेगावाट हम लेके आए हैं। 31 तारीख को हमने चाबियां पकड़ाई हैं शाहिद खाकान अब्बासी ने, और बिजली पूरी आ रही। आज मुझे हैरत हो रही है, गैर एलानिया लोड शेडिंग को फिर शुरू कर दिया गया है। केपीके -6 बिजली उन्होंने पैदा की, हमने 5,000 मेगावाट बिजली पैदा की। अगर ये परफॉर्मेंस आवाम के दिलों में घर कर गई है, जो कि अल्लाह ताला के फजल करम से कर गई है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स लगा के बिजली हमने गैस पर हमने लगाकर बिजली की जो मांग थी पूरी कर दी। हमने बिजली का सबसे बड़ा जो चैलेंज था उसको हमने मीट किया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू द शो लाइव विद नादिया मिर्जा एंड आई एम नादिया मिर्जा। नाज़रीन, चूंकि बिजली की लोड शेडिंग तो हो रही है और उसी शिद्दत के साथ हो रही है, जबकि रमजान करीम में ये कहा गया था कि बिजली की लोड शेडिंग नहीं होगी, लेकिन मसला ये है कि हम कोई सवाल नहीं कर सकते क्योंकि हमें मना कर दिया गया। शहबाज शरीफ साहब जाते जाते कह गए कि जी आज हमारा आखिरी दिन है और आज तो बिजली आ रही है, अगर कल से ना आए तो हमसे कोई ना पूछे, नवाज शरीफ साहब से कोई ना पूछे, अब्बासी साहब शाहिद खाकान अब्बासी साहब से कोई ना पूछे, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया। अब अगर बिजली नहीं आ रही तो ये निगरां हुकूमत से पूछे। और नवाज शरीफ साहब भी जब आज गैर रस्मी गुफ्तगू कर रहे थे एहतसाब अदालत के बाहर, तो उन्होंने भी कहा कि ये निगरां हुकूमत जिम्मेदार है कि बिजली की लोड शेडिंग क्यों हो रही है। और इसी तरह से आज निगरां हुकूमत ने भी इस चीज का नोटिस लिया है। जस्टिस नासिरुल मुल्क जो कि कायम मुकाम वजीर आजम है, उन्होंने कहा है कि इसको यकीनी बनाया जाए कि बिजली की लोड शेडिंग ना हो। बिजली की लोड शेडिंग अगर 10,000 मेगावाट आपने ऐड कर दिए हैं नेशनल ग्रिड में, तो उसके बावजूद क्यों हो रही है और आज भी हो रही है, ये एक हकीकत है। इस पर तो हम बात करेंगे कि जो हमारे पैनलिस्ट हैं प्रोग्राम का हिस्सा होंगे उनसे हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन उससे कबल एक और बात है जो हमें आपके सामने मुझे रखनी है। आज जब मैं अखबार पढ़ रही थी और जब मुख्तलिफ कॉलम्स पढ़ रही थी, तो एक सीनियर कॉलम नवीस हैं वसतुल्लाह खान साहब, मेरे बड़े फेवरेट भी हैं, उनको हम बड़े शौक से पढ़ते हैं। उनका एक कॉलम मेरी नज़र से गुजरा तो मैंने ये सोचा और ज़रूरी समझा कि मैं उसको अपनी आवाम से शेयर ज़रूर करूं और उसको मैं अपने प्रोग्राम का हिस्सा ज़रूर बनाऊं। नाज़रीन, कल DGISPR की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और उस प्रेस टॉक में उनसे जब खत्म होने के बाद जब सवाल जवाब का सिलसिला शुरू हुआ तो उनसे एक सवाल किया गया और उनसे कहा कि जी जो हमारे नाम भी नहीं लिया, उनका हुक्मरान कहते हैं कि जी खिलाई मखलूक है, वो हमें ये नहीं करने देती, वो हमें ये नहीं करने देती, उसने हमें मुल्क चलाने नहीं दिया, उसने हमारे काम करने नहीं दिए, और अब वो जो है वो इलेक्शन कभी होता है कि नहीं कराने देती, मतलब सियासत में अपना बड़ा रोल समझती है, या अपना रोल प्ले करती है। DGISPR ने उसका भी जवाब दिया, लेकिन उससे जवाब के साथ उन्होंने और कुछ भी कहा। वो जरा क्लिप सुनिएगा, फिर मैं वापस आती हूँ। I'll reserve my comments as regard the comments that you have mentioned. I'll reserve my comments on that. लेकिन एक लिंक्ड मैं आपसे बात जरूर करना चाहूँगा। ये इलेक्शन ईयर है, 2018 जो है वो तब्दीली का साल है। पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे से मुकाबले में हैं, उन्होंने इलेक्शन लड़ना है और एक दूसरे की कीमत पे लड़ना है। सिक्योरिटी फोर्सेस को उसमें नहीं घसीटना चाहिए। एक बात पे हमें अफवाज पाकिस्तान होने के हैसियत से खुशी भी होती है कि जो इल्ज़ाम लगता रहा है इस पॉलिटिकल कंटेस्टेशन में, वक्त के साथ साथ वो गलत साबित होते जा रहे हैं। 120 में इलेक्शन नहीं होंगे, सेनेट के इलेक्शन नहीं होंगे, इलेक्शन टाइम पे अनाउंस नहीं होंगे, हुकूमतें टाइम पूरा नहीं करेंगी। हमारे से ज्यादा किसी को खुशी नहीं है कि सेकंड कंसेक्यूटिव डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ने अपना टाइम पूरा किया है और आगे भी इंशाल्लाह चलेंगे। लेट्स होप कि आगे जो काम है वो ठीक है। जी नासिर, आपने सुना कि DGISPR ने कहा कि वो उस पर तो उन्होंने कोई कमेंट नहीं दिया,
लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने हत्तुल-इम्कान कोशिश ये की कि इस बात को यकीनी बनाया जाए और इस बात को बावर कराया जाए कि फौज का सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और बेहतर है कि फौज को सियासत में ना घसीटा जाए। वसअतुल्लाह खान साहब जिनके हवाले से मैं बात करी थी, उनका जो कॉलम वो कॉलम जिसको मैंने पढ़ा, मैंने सोचा कि उसको प्रोग्राम का हिस्सा बनाया जाए। उसमें उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है। वो ये लिखते हैं, चोर ले जाए तो भले ले जाए के नाम से वो कॉलम, जिसमें उन्होंने ये लिखा कि ठीक है, अगर इस बात को दुरुस्त मान लिया जाए कि एस्टैब्लिशमेंट का एक बहुत स्ट्रॉन्ग रोल होता है जो वो प्ले करती है। एस्टैब्लिशमेंट ही वो है जिसने कभी पाकिस्तान में जमहूरियत को पनपने नहीं दिया, जो लैग पुलिंग भी कर रही होती है, इंजीनियर पॉलिटिक्स भी कर रही होती है, ये तमाम चीजें कर रही होती है। लेकिन उसके साथ उन्होंने कहा कि अगर इन तमाम चीजों को मान लिया जाए और बिल्कुल एज इट इज तस्लीम कर लिया जाए, लेकिन कुछ सवालात उन्होंने उठाए सियासतदानों के लिए, हुक्मरानों के लिए, कि आखिर ये बता दीजिए कि ये करने से आपको आखिर वो कौन सी चीज रोक रही होती है अगर आप एस्टैब्लिशमेंट को फिलहाल उसके रोल को साइड पर भी रख दें। वो सवालात क्या थे? वसअतुल्लाह खान साहब के अपने कॉलम में मैं चाहूंगी कि मैं अपने नाज़रीन से यहाँ पे शेयर करूं। उन्होंने कहा कि सियासतदानों को जाती और इज्तिमाई खुद एहतसाबी, पार्टी के अंदर जमहूरी अमल की हौसला अफजाई और पार्टी को फैमिली पब्लिक लिमिटेड कंपनी के बजाय मेरिट पर चलाने, पार्टी और क़यादत के इनफरादी और इज्तिमाई असासों, आमदनी और अखराजात की सालाना तफसील पार्टी वेबसाइट पर डालने से कौन सी खिलाई मखलूक रोक रही होती है। फिर वो लिखते हैं कि किसी भी बरसर इख्तिदार जमात को मरकज या सूबे में गैर जरूरी इंतजामी अखराजात में कमी, सरकारी दौरों और तकरीबात में सादगी अपनाने, पुलिस, सेहत, तालीम, प्लानिंग, अलॉटमेंट, रेवेन्यू और बल्दियाती महकमों को खुदमुख्तार बनाने और इन महकमों को मेरिट की बुनियाद पर चलाने और अवामी शिकायतों का संजीदगी से जायजा और एक्शन लेने से कौन सी खुफिया एजेंसी उनको रोक रही होती है। फिर वो सवाल उठाते हैं कि आपके मातहत हर महकमे का मुलाजिम ईमानदारी और तनदेही से 8 घंटे अपनी कुर्सी पर पाया जाए, सरकारी ट्रांसपोर्ट का गैर कानूनी इस्तेमाल ना किया जाए, बिला वजह छुट्टियां ना की जाए, फाइल्स को मेज पर अलमारी में जमा ना होने दिया जाए, बिला जवाज किसी फाइल को लंबे अरसे के लिए ना रोका जाए, साइल को बिला रुकावट रसाई दी जाए और जो मसाइल मौके पर हल हो सकते हैं उन्हें मौके पर ही हल कर लिया जाए। आखिर में वो लिखते हैं कि अवाम की ख्वाहिश है कि जो 5 बरस तक के लिए मुंतखब होकर असेंबली या हुकूमत में आते हैं वो इन जिम्मेदारियों के नाते मिलने वाली तनख्वाहों, मराहत और इख्तियारात को हलाल करें, दफ्तर और असेंबली के इजलासों में बाकायदगी से आए, गुमसुम बैठने, डेस्क बजाने, बेंच इजलास में उठकर चले जाने, दौरान इजलास कार्रवाई में हिस्सा लेने या सुनने के बजाय एक दूसरे से गपशप से परहेज करते हुए अवाम दोस्त कानून साजी की असल जिम्मेदारी निभाएं, तो इस तर्ज अमल को अपनाने से कौन खुफिया हाथ आपको रोकता है। नाज़रीन, ये था वो कॉलम वसअतुल्लाह खान साहब का जिसमें वो ये सवाल उठा रहे थे और बड़े वैलिड क्वेश्चंस थे कि अगर आपको तमाम उन कामों से जमहूरियत को पनपने नहीं देती, कुछ नहीं आपको अगर ये खिलाई मखलूक करने देती, तो वो काम जिनका जिक्र वसअतुल्लाह खान साहब ने अपने कॉलम में किया है वो ना करने से आपको कौन सी खिलाई मखलूक रोकती है। और खिलाई मखलूक की जब बात आती है तो साथ में नवाज शरीफ साहब का चेहरा हमारे आंखों के सामने घूम जाता है, क्योंकि वो बज़िद है कि खिलाई मखलूक है, जबकि दूसरी शख्सियत कुछ और कहती हैं। कई दफा वो ये कहते हुए पाए गए, वो क्या कहते रहे जरा एक सुनी लेते हैं। खलाई मखलूक है, 70 सालों से है, अब उसका मुकाबला जो है वो जमीनी मखलूक से जो है वो होने वाला है। जमीनी मखलूक खलाई मखलूक को शिकस्त देगी। खलाई मखलूक को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून जो है वो मियां नवाज शरीफ की क़यादत में शिकस्त फास से दो चार करेगी और ये ऐसी शिकस्त होगी कि उसके बाद खलाई मखलूक छोड़ के किसी भी गैर जमहूरी मखलूक का जो है वो कोई किरदार नहीं रहेगा। ये उसी किरदार की बात कर रहे हैं जिसके किरदार की जो बात करते रहे और तमाम सियासतदान करते रहे हैं, और उसी का जवाब वसअतुल्लाह खान साहब ने अपने इस कॉलम में दिया है। कोशिश कीजिएगा कि ये कॉलम आप लोग खुद भी पढ़ लीजिए। प्रोग्राम के अगले से में लोड शेडिंग के हवाले से बात करेंगे कि जी हमारी जिम्मेदारी नहीं है, अब तो निगरां हुकूमत की जिम्मेदारी है, हमने जो काम करना था करे, अब अवाम भुगते, क्योंकि हमने अवाम नहीं थी जिसने आपको 5 साल के लिए अपने ऊपर मुसल्लत किया था। लोड शेडिंग की आज भी वजूहात क्या है, कहाँ कहाँ किस किस तरीके से लोड शेडिंग हो रही है, मुख्तसर सा ब्रेक, वापस आते हैं, इस पर बात करते हैं। प्रोग्राम में फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और यहाँ पर हम इस सेगमेंट में यहाँ पर हम आगाज कर रहे हैं बिजली की लोड शेडिंग के हवाले से। रमजान मुबारक का महीना है और हमेशा से कहा गया कि जी रमजान में कोई लोड शेडिंग नहीं होगी, बल्कि अगर मैं ये कहूँ कि PMLN की जो हुकूमत आई थी वो इसी बयानिए के तहत आई थी और इसी बयानिए को उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनाया था, जिसमें मुकम्मल तौर पर नाकाम
रही थी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट, और शहबाज शरीफ साहब ने उसका भरपूर फायदा उठाया, और कोई भी होता उनकी जगह वो शायद इसी तरह से उसका फायदा उठाता। लेकिन बहरहाल उन्होंने बड़े बड़े दावे किए कि जब हम जाएंगे तो हम लोड शेडिंग का खात्मा कर देंगे, और अगर मैं 1 साल में, 2 महीने में, 6 महीने में, 3 साल में बिजली का खात्मा नहीं करें तो मेरा नाम बदल दे और ये कर दे वो कर दे। लेकिन सबसे जो बड़ी बात है वो ये, अभी तो जो आप सुन रहे थे जिसमें वो फरमा रहे थे कि जी हम इतनी बिजली बना देंगे कि जो मोदी है उसको कहेंगे आओ जी पाकिस्तान से बिजली ले जाओ। ये तमाम दावे अपनी जगह, ये तमाम चीजें अपनी जगह, लेकिन एक इंतहाई मजे का खेज बात जिसकी कोई मंतक हमें समझ नहीं आती वो ये कि जी हमने तो 10,000 मेगावाट बिजली ऐड कर दी क्योंकि आज हुकूमत का आखिरी दिन है, तो अब तो चूंकि आज तो लोड शेडिंग हुई नहीं है, अब कल अगर लोड शेडिंग हो तो आप हमें ना पकड़ें तो आप निगरां हुकूमत को पकड़ें। मतलब इससे बड़ा मजाक शायद इस कौम के साथ हो ही नहीं सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि हमारे हुक्मरान आवाम को थोड़ा हल्का ले रहे हैं। आवाम इतनी बेवकूफ नहीं है जितना बेवकूफ उसको समझ लिया है। पैनल पे जो हमारे गेस्ट हैं उनसे मैं आपसे तारुफ करा देती हूँ, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे कि क्या वजह है कि आज भी जब शदीद तरीन गर्मी पड़ रही है तो शदीद तरीन लोड शेडिंग भी उसी के साथ साथ हो रही है। अगर 10,000 मेगावाट उन्होंने ऐड कर दिए थे, और अगर हमारी जो सप्लाई, हमारी जो डिमांड है, जो सप्लाई है वो डिमांड के मुताबिक है, तो फिर ये बिजली की कमी को पूरा क्यों नहीं कर पा रहे। इन चीजों पे हमें बात करनी है। निहाल हाशमी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, PMLN के सेनेटर। उसके साथ साथ एजाज चौधरी साहब PTI को रिप्रेजेंट करेंगे। अरशद अब्बासी साहब एनर्जी एक्सपर्ट है, हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। थैंक यू वेरी मच। निहाल हाशमी साहब अस्सलाम वालेकुम। निहाल हाशमी साहब, आपको ये मंतक समझ में आती है? क्योंकि वैसे तो आपको आ जाएगी, क्योंकि नहीं भी आती तो आप कह देंगे माजरत के साथ कि आपको आ जाएगी कि जी हमने तो इतना बना दी थी बिजली, अब चूंकि हमारा तो आखिरी दिन है, अब अगर लाइट चली गई तो आप निगरां हुकूमत को पकड़िएगा। निगरां हुकूमत को पकड़िएगा जिसने अभी ऑफिस का चार्ज भी तरीके से नहीं लिया। जी बिस्मिल्लाह, बिल्कुल ये मंतक आपको क्यों नहीं समझ में आ रही? मुझे भी नहीं आ रही ना, समझाएं जरा सर, बड़ी नासमझ। अच्छा, मैं एक दरख्वास्त करूंगा आपसे, अगर मैं बोलूं तो बीच में जब आप बोल टोक देती है तो फिर मैं भूल जाता हूँ, तो उस्तादी जी प्लीज मुझे अगर बोलने दो। आप ही बोले, मैं सुनती हूँ। अच्छा, तो मैं ये कह रहा था कि अगर 10,000 मेगावाट सिस्टम में नहीं आया होता तो वो पूरी दुनिया को पता चल जाता। सिस्टम में जब आ जाता है तो आज के दौर में वो छुपता नहीं है कि 1,000 मेगावाट आए या 2,000 आए या 10,000 आए। तो ये अगर सम कहते हाँ सिस्टम में 10,000 मेगावाट आ चुका है, अब उसके बाद फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन जो डिस्को की कंपनीज है उनके ऊपर जिम्मेदारियां होती हैं। ये जिम्मेदारियां वापदा पे भी होती है। देखिए, प्रोडक्शन कोई करता है, वापदा उसको परचेज करता है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन डिस्को कंपनी होती है, फिर जिस तरह से के इलेक्ट्रिक है या सेप्को है या नेप्को है, इस तरह की कंपनियां होती है। तो अब उनके अंदर जो लोग हैं उनकी भरपूर जिम्मेदारी होती है, और जो लोग ये हुकूमत चला रहे होते हैं या जो भी जिस दौर में, उनकी वो जिम्मेदारी होती है कि उस औकात में, उस दौर में, उन इलाकों में फिर लोड शेडिंग को वो ना होने दें। क्योंकि हमारे अगर स्टॉक में, हमारे स्टोर में, हमारे सिस्टम में अगर वाफिर मकदार में बिजली है तो उसे लोगों की बेहतरी के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए, और हमारे कारखानों को बंद नहीं होना चाहिए, हमारे बाजारों को अंधेरे में नहीं छुपना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं बोलूं सर, आपकी इजाजत हो तो मैं बोलूं। अब गर्मी तो मैंने कहा आप अल्लाह की ऐसे एहतजाज मत कर लीजिएगा, ये मेरे रब का निजाम है कि कब सर्दी हो कब गर्मी हो। आज देखिए इस्लामाबाद में उस रब्बे कायनात में कितने खूबसूरती से बारिश बरसा दी। सर बस उसी रब्बे कायनात से हमें उम्मीद है कि वो आप लोगों की जो हम पे जो बिजली की लोड शेडिंग की सूरत में जो आप लोग अजाब देते हैं उससे हमें वो थोड़ा सा रिलीफ दे दे। लेकिन सर एक बात मुझे बताएं कि ये जो तमाम इदारे आपने गिनवाए कि अब वापडा का काम है, अब नेपरा का काम है, फला का काम है, अब के इलेक्ट्रिक का काम है, सर ये लोग चाबी से चलते हैं कि रोज मियां आपकी हुकूमत चाबी देती थी तो उस दिन बिजली बोर्ड दे देते थे, आज चूंकि चाबी नहीं मिलेगी तो बिजली नहीं देंगे। इसके लिए नेपरा एक ऑर्गेनाइजेशन है जो नेशनल एनर्जी पावर का एक इदारा है जो उनको लेके चलाता है, उसको मॉनिटर करती है वफाकी गवर्नमेंट। के दौर में तो वो एक प्राइवेट इदारा है, उसका गवर्नमेंट के अंदर में वो नहीं आता। चलिए अब जरा रुक जाइएगा सर, इससे पहले कि मैं अपने एक्सपर्ट के पास जाऊं, मैं जरा एजाज चौधरी साहब से बात करूंगी। एजाज चौधरी साहब, क्योंकि मैं तो काफी नासमझ हूं तो मुझे ये मंतक अभी भी समझ में नहीं आई।
آپ کو آ گئی ہو تو پلیز ذرا آپ مجھے سمجھانے کی کوشش کر لیجئے گا کہ ہم نے 10,000 میگا واٹ بجلی ایڈ کر دی ہے. اب یہ کام ہے ان اداروں کا جو بجلی کو ڈسٹریبیوٹ کرتے ہیں. اب اگر وہ صحیح سے کام نہیں کریں گے تو اس میں حکومت وقت کا کسی قسم کا کوئی قصور نہیں ہے اور وہ ذمہ دار نہیں ہے. سر تو سوال یہی ہے کہ روز ان کو چابی دی جاتی ہے, روز ان کو کوئی بتایا جاتا ہے کہ جی آج آپ نے یہ کرنا ہے, جب آٹومیٹکلی اگر نیشنل گریڈ میں ایڈ ہو گئی تو وہ آٹومیٹکلی ڈسٹریبیوٹ ہونی بھی چاہیے, جو ایک ایس او پی ہے, جو طریقہ کار ہے. جی بہت شکریہ نادیہ. یہ جو اوورال صورتحال اب تک آپ نے بیان کی ہے یا پارٹیسپیٹس نے کی ہے, اس کو کہتے ہیں عذر گناہ بدتر گناہ. اور جو میاں شہباز شریف صاحب نے فرمایا ہے, ہم پنجابی میں اسے کہتے ہیں چور نالے چتر. ٹھیک ہے جی. جو اس وقت صورتحال ہے, جتنی 2013 میں شارٹ فال تھی 6,500 اتنی ہی شارٹ فال اس وقت موجود ہے. اور آپ کو اضافی بات میں یہ عرض کر دوں کہ جو ہی رمضان المبارک شروع ہوا, انڈسٹری جو ہے اس کے اندر مسلسل 10 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ایپٹما کے جو گروپ لیڈر ہیں اعجاز گوہر, اس نے پریس کانفرنس کی روزے سے ایک دن پہلے, اور انہوں نے کہا کہ ہم تو برباد ہو گئے اس کیفیت میں, ہم اپنا پورا سرکل ہی پورا نہیں کر سکیں گے, تو بزنس پہلے ہی ہمارے لیے بہت مشکل ہو گیا تھا اور اس کی وجہ سے تقریباً ناممکن ہو گیا ہے. تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب 2013 تھا تو قیمت تھی 8 روپے, اب ہے قیمت 12 روپے. جتنی ریونیو کلیکشن اس وقت تھی اس سے ریونیو کلیکشن ہے آدھی. چوتھی بات آپ کے ذہن میں یہ رہنی چاہیے کہ 480 بلین روپی انہوں نے دیے تھے آئی پی پیز کی آتے ہی, اور اس وقت وہ کوئی ٹریلین روپیز سے اوپر ہیں. پھر سرکولر ڈیٹ. اب آپ اندازہ کر لیں, جن بڑے تم تراک سے جن پروجیکٹ کا یہ ذکر کرتے ہیں ان میں کوئی 100% تو کیا 80% پہ نہیں چل رہا, کوئی 20 پہ, کوئی 15 پہ, کوئی 13 پہ. اس لیے عملاً یعنی ان کے دعوے جو ہیں نا کہ اتنا 1000 ہم نے اضافہ کر دیا, وہ دعوے کی حد تک اور کاغذوں کی میں تو درست ہے, باقی عملاً وہ سارے پروجیکٹ جو ہیں وہ اپنی 80% کے اوپر بھی پروڈکشنز نہیں کر رہے ہیں. باقی جو برا حال نندی پور کا ہے, جو برا حال اپنا اس کا بھکی کا ہے, جو برا حال ہب کا ہے, وہ اپنی جگہ ہے. بند پڑے ہیں اور کام نہیں ہو رہا, ایک ایک مشین چل رہی ہے, دوسری مشین نہیں چل رہی. اس لیے شہباز شریف نے 31 کی رات آنے سے پہلے جو تقریر کی تھی نا, وہ اصل میں اس نے اپنی کارکردگی پہ تبصرہ کیا تھا کہ کیا کرایا ہم نے ککھ نہیں ہے, کل یہ دھڑام سے گر جانا ہے, ہمیں نہ برا بھلا کہنا. اور یہ وہ شہباز شریف ہیں جنہوں نے فیروز پور روڈ کے اوپر بیٹھ کے, جب یہ وزیر اعلیٰ تھے پنجاب کے اور مرکز میں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, سارا دن یہ فیروز پور روڈ بند رکھتے تھے, پکھیاں لے کے جھلا کرتے تھے مینار پاکستان کے اوپر بیٹھ کے, اور انہوں نے پیپلز پارٹی کے وزراء کے گھروں کے اوپر حملے کیے تھے انہوں نے. یہ مجھے یاد ہے, میں نے وہاں پہ وزٹ بھی کیا تھا. تو سر آپ لے نا وہ پنکھیاں, پوچھے نا کدھر ہیں آج. میرا خیال ہے کہ آپ نے موقع فراہم کر دیا ہے, میں نے پنکھے کا بھی پوچھ لیا ہے, وہ اس نے فواد نے ان کا نام کا بھی پوچھ لیا ہے. اب نام تو خود ہی بدلیں گے نا اپنا, ہم تو نہیں, یا بڑے بدلتے ہیں رکھتے ہیں نام, ہم تو کیا نام رکھیں گے. اچھا سر میں ذرا, ہاں ایگزیکٹلی. ارشد عباسی صاحب, آپ چونکہ ظاہر سے آپ کا جو اوپینین ہوگا وہ ایک ایکسپرٹ کا اوپینین ہوگا, وہ ایک نیوٹرل اوپینین ہوگا, وہ تمام سیاسی بیان بازی یا سیاسی کلیم سے, پولیٹیکل جو کلیمز ہوتے ہیں ان سے ہٹ کر ہوگا. کرنٹ سینیریو کیا ہے اگر 10,000 میگا واٹ ایڈ کر دی ہے؟ بلکہ مجھے 1 منٹ دیجیے گا خالی. نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں جو بجلی کی پیداوار کا موازنہ تھا وہ میں ذرا آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں, کیونکہ جو 10,000 ایڈ کرنے والی بات بھی ہے وہ بھی اس میں شامل ہو رہی ہے. پھر میں ارشد عباسی صاحب سے ذرا تفصیل سے حوالے سے بات کر لوں گی. بجلی کی جو وہ 5 سالہ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں 18,000 میگا واٹ تھی, اور نون لیگ کے دور حکومت میں وہ 28,000 میگا واٹ ہو گئی. ٹوٹل جو پروڈکشن ہے یعنی جو کل پیداوار 16,000 میگا واٹ پیپلز پارٹی کے دور میں 5 سالہ, اور اسی طرح سے 2013 سے 2018 20,000 میگا واٹ. بجلی کی طلب 21,000 میگا واٹ 2008 سے 2013 یعنی جو پیپلز پارٹی کا دور حکومت تھا, اور اسی طرح سے 5 سال جو نون لیگ کا 2013 سے 2018 24,000 میگا واٹ. سپلائی 14,000 میگا واٹ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, نون لیگ کے دور حکومت میں 18,000 میگا واٹ. شارٹ فال 7,500 میگا واٹ پیپلز پارٹی کے دور حکومت میں, اور نون لیگ کے دور حکومت میں 5,700. سر 10,000 بجلی نیشنل گریڈ میں ایڈ ہو گئی. عوام آج بھی رو رہی ہے,
जो बिजनेस कम्युनिटी है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, वो आज भी रो रहे हैं। इस्लामाबाद जैसे कैपिटल में हर थोड़ी देर बाद बिजली जा रही है, मार्केट्स वाले परेशान हैं, और 10,000 हमने ऐड कर दिया, कोई अब हमसे ना पूछे, कोई ना पूछे इनसे, कैसे ना पूछे। नादिया, बहुत शुक्रिया, आपने एक ऐसे मौजू के लिए मुझे बुलाया है जो कि नेशनल सिक्योरिटी से ताल्लुक है। चूंकि तकरीबन 10 से 15 साल हो गए कि पूरी दुनिया में कहते हैं जो एनर्जी है वो एक सबसेट है नेशनल सिक्योरिटी का। चूंकि एनर्जी एक इंजन इकनॉमिक ग्रोथ का, और आज आपने एक बात को जिक्र नहीं किया कि आपके फॉरेन रिजर्व कितने रह गए, पाकिस्तान में एम्प्लॉयमेंट कितनी है, पाकिस्तान में आप देखिए इन्फ्लेशन कितनी, ये सब चीज़ों तक एनर्जी से होता है। अब आते हैं, आपने जिस टॉपिक पे बुलाया ये प्योर इंजीनियरिंग है यानी मैथमेटिक्स है। ये बात बिल्कुल ठीक है कि 10,000 मेगावाट गवर्नमेंट ऑफ मुस्लिम लीग नून ने ऐड किए, लेकिन ये 3 पिलर्स पे होती है पूरा जो सिस्टम है। वो सिस्टम ये है कि आपने जनरेशन भी की, जनरेशन के साथ आपने ट्रांसमिशन भी करनी है और फिर डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है। ये ऐसी है कि आपके पास गाड़ी है तो पहले आपको एक हाईवे चाहिए, हाईवे के बाद किसी सेक्टर में चाहिए तो आपको स्ट्रीट पे चाहिए। अगर आपकी बिजली एक कंज्यूमर तक नहीं पहुंच रही तो 10,000 मेगावाट क्या, 20,000 क्या या 40,000 मेगावाट क्या, उसके कोई मानी नहीं है। एक बात। दूसरी बात ये है कि जब ये एक, क्योंकि मुझे भी, मैं इनके बोर्ड का मेंबर रहा हूं, एक बात आपको बात हूं, असल जो इशू हुआ है वो जिसे कहते हैं ना इदारे तबाह हो गए, इंस्टीट्यूशन कोलैप्स हो गए। मैं भी कुछ जिनको बोर्ड का मेंबर हूं, आप यकीन करें कि आप किसी भी सीईओ का नाम लें तो सीईओ कौन था, आपका एक ब्यूरोक्रेट था। जैसे आज चीमा है या कुछ हो रहा है, बेशक वो बड़े कैपेबल होंगे, यानी कई दफा उनसे बात भी की, यार बताओ पावर सेक्टर में कैसे आए हैं, तो वो बेचारे कहते देखे हमें ये लेके आए हैं। असल होना ये चाहिए था कि इनको बरादरान को बताता कि देखें जनरेशन को तो आपने बड़ा सही पॉइंट पिक किया कि हाँ पीपल पार्टी के दौर में जनरेशन बड़ी कम है, लगाएं, विंड के भी लगाएं, कोल के भी लगाएं और LNG के भी लगाएं, इट्स गुड अपॉर्चुनिटी, सोलर के भी लगाएं। ये अलग बात है कि उसकी किस कीमत पे लगे और किस कीमत से बिजली मिल रही है, वो एक और अलमिया है। वो अलमिया ये है कि हमने पाकिस्तान में सुना था कि जी हम जी कोल पावर लगाएंगे तो सस्ती बिजली होगी। आज कल जो डाटा डिसमिनेट हुआ है नेपरा से, 5.5 रुपए की में बिजली कोल से पड़ रही है, जबकि गैस से 4.5 रुपए की। सो एक महंगी, सुनिए जरा, एक महंगी बिजली। दूसरी बात ये कि ऐड किए हैं लेकिन कोई बंदा भाइयों के सामने बताने वाला नहीं था। मैं तो सदीतराम बात करेंगे कि बात करता कि देखें आपने ये ट्रांसमिशन लाइन भी बिछानी है, साथ डिस्ट्रीब्यूशन भी करनी है, वो नहीं हुई, ये नहीं हुई है। ये नहीं हुआ। आप देखिए एज ए आम आप कह सकते हैं गाड़ी ले ली, पेट्रोल नहीं डाला, देखिए नहीं, यही है ना, बिल्कुल आपने सड़क नहीं बनाई, सड़क ही नहीं बनाई, सड़क नहीं, जब आप सड़क नहीं बनाई तो आप लाहौर से आई हैं तो किस तरह किसी सेक्टर में पहुंचेंगी, यानी ना आपके पास मोटरवे है ना आगे सेक्टर्स की। ये एक वो बड़ी बेसिक सी चीज थी जो मिस हुई। मिस क्यों हुई? इसलिए एक बात बताऊं कि किसी बंदे की जरूरत नहीं होती थी, क्योंकि सच्ची बात तो इंजीनियर और आर्किटेक्ट खुद बन गए। देखिए आपको जरूरत होती थी क्या कोई के सामने बोल सकता था? क्यों नहीं बोल सकते? देखिए मैं मिसाल देता हूँ, क्यों नहीं बोल सकते थे? आप काम मुझे कर नहीं रहे थे, आप पता नादिया, मैं क्यों बताऊं, ये जैसे ट्रांसमिशन कितनी ज्यादा ट्रिप हो चुकी है, इसके लिए बहुत जबरदस्त पाकिस्तान में कनाडा से बंदा है, PhD था, उसको उन्होंने फारग किया। इस वक्त सब मिनिस्ट्री में सेक्शन ऑफिसर सारी NTDC को भी चला रहे हैं, डिस्ट्रीब्यूशन को भी चला रहे हैं, जेनकल्स को भी चला रहे हैं। देखिए कारखाना गाड़ी खरीद करना बड़ा मसला नहीं है, आपने ड्राइवर इनकॉम्पिटेंट रखा, आपके पास रोड नहीं, और आप ये खाली कह रहे कि देखे हमने इतने बना दिए, इतना बना दिए। इससे ये भी पता लगता है कि पाकिस्तान में लोग कितने बेवकूफ बनते हैं, लिटरेसी रेट क्या है। अदरवाइज ये देखिए मैथमेटिक्स है, मैं बासदे एहतराम कहूंगा। सुनिए आपने मेरे साथ 2 बड़े साइंटिस्ट को बुलाया है, पॉलिटिकल साइंटिस्ट को, ये एक मैथ है, सिंपल इंजीनियरिंग है जिसमें 5 साल लगते हैं। खुदा के लिए मेरी आपसे दरख्वास्त है कि एनर्जी के इशू में, वाटर के इशू में ये ऐसे ही है कि जब आपकी किसी का सर्जरी हो रही तो पता लगा आपने 2 काउंसलर भी बुला लिए। ये एक इसका ऑडिट, एक देखिए ना, दोनों चीजें होती है ना। नहीं देखिए, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप अपना ओपिनियन हमसे शेयर कर रहे हैं। मैं ओपिनियन नहीं, ये एग्जैक्ट ये मैं, लेकिन कुछ चीजें होती हैं जो आपके जो पॉलिटिकल क्लेम्स होते हैं उनको पॉलिटिकली ही काउंटर किया जाता है। अब जो निहाल हाशमी साहब बात कर रहे हैं कि आपको क्यों मनता समझ में नहीं आ रही, आपने तो ऐड कर दिया, काउंटर आपने किया ना। देखिए मैंने काउंटर नहीं किया, नहीं रियलिटी बताई आपने। आप मुझे बताएं कि इस वक्त पाकिस्तान अंधेरे में डूबा होता तो वो क्या कहते? वो कहते पाकिस्तान, हाँ, वो कहते हैं आपको नजर नहीं आ रहा, आपकी रियलिटी है ना, वो तो कुछ और बात कर रहे हैं ना। रमजान में रोजे लगे रखते आपकी आंखों के सामने अंधेरे छा गए। हमारी जो पॉलिटिकल एलिट है उससे आप इस किस्म के जवाब भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बट एनीवेज
आज मैं एक ब्रेक लूंगी, ब्रेक से वापस आऊंगी क्योंकि मुल्क भर में जो बिजली की सूरत हाल है उसका जो हमारे निगरां जो वजीर आजम है जस्टिस नासिर बुल साहब, उन्होंने भी आज इसका नोटिस लिया और उन्होंने एक इजलास भी बुलाया और कुछ चीजें उन्होंने यकीन दहानियां भी कराने की कोशिश की और इसको इस चीज पर जोर दिया गया कि तवानाई सेक्टर को मुस्तहकम किया जाए, ऐसे भी किया जाए और इक़दाम कराने की हिदायत भी कर दी है। उनको सूरत हाल पे ब्रीफिंग भी दी गई थी। नाज़रीन, हमें और आपको बहुत अच्छी तरह से याद है पूरा मुल्क अंधेरे में डूब गया था। अभी ज्यादा पुरानी नहीं, मेरे ख्याल है मई के सेकेंड वीक की बात है, ये 12 या 14 मई था। उसमें पूरा मुल्क जो है वो अंधेरे में डूबा था और एक बहुत बड़ा ब्रेक डाउन हुआ था। उस ब्रेक डाउन उसकी वजह क्या बताई गई, उसके लिए एक कमेटी बनाई गई। उस कमेटी ने एक रिपोर्ट जारी की और फिर उस रिपोर्ट को फाइलों के नीचे तय करके दबा के रख दिया और ये फैसला किया, डॉन अखबार में ये प्रिंट हुआ, ये फैसला किया गया कि ये रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जाएगी। क्यों नहीं की जाएगी? क्योंकि उनके अपने राजों से पर्दा उठेगा, उनकी अपनी जो नाअहली है वो सामने आएगी। ब्रेक डाउन की रिपोर्ट क्या थी वो भी मैं मुख्तसर सा ब्रेक लेती हूँ तो आपके पास वापस आती हूँ, उससे भी आपको आगाह करेंगे और कुछ मजीद बात भी करेंगे कि इस वक्त जो मुल्क लोड शेडिंग के अंधेरों में जो डूबा हुआ है, जो निगरां हुकूमत है, उनके जो नए इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं अली जफर साहब, बैरिस्टर अली जफर साहब, उनको भी हम ट्राई कर रहे हैं। लेकिन लगता है जब हुकूमत का जैसी कोई ओहदा उठाते हैं ना तो वो हुकूमत की एक मखसूस जो हवाएं होती हैं, जो माहौल होता है, वो तबीयत पे बहुत ज्यादा असर करता है। तो जब तक इस निगरां हुकूमत में नहीं थे टेलीफोन रिसीव कर लिया करते थे, आज उनको बार बार कॉल कर रहे हैं तो वो रिसीव नहीं कर रहे हैं। बट एनीवे, लेट मी टेक अ शॉर्ट ब्रेक। इस ब्रेक में भी हम उनको ट्राई करेंगे, आपकी किस्मत अगर वो मिल जाए। जिन्हें प्रोग्राम में एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं और इससे पहले कि मैं एजाज चौधरी साहब आपकी तरफ आऊं, मुझे सिर्फ मुख्तसरन ये बताइएगा, बल्कि एक ब्रेक डाउन हुआ था, आपको भी याद है, और जो रमजान से कुछ दिन पहले ही हुआ था और उसके बाद पूरे मुल्क अंधेरे में डूब गया था। कई घंटे तक जो फीडर्स थे वो ट्रिप रहे थे। उसकी तहकीकाती रिपोर्ट, एक कमेटी बनी, तहकीकाती रिपोर्ट सामने आई जिसको सील कर दिया गया और ये फैसला कर दिया गया कि इसको अवाम के सामने नहीं लाया जाएगा। ताहम तहकीकात के दौरान जो डॉन अखबार रिपोर्ट करता है वो कहता है कि तहकीकात के दौरान कमेटी को ये बात मालूम हुई कि असल में खराबी गुद्दू 747 के स्विच यार्ड में हुई, जिसके नतीजे में दीगर सरकारी कंपनीज के पावर प्लांट भी ट्रिप कर गए। मज़कूरा खराबी के नतीजे में सिस्टम से महज 30 सेकंड के मुख्तसर दौरानी में 2800 मेगावाट बिजली गायब हो गई, जिसके बायस मुल्क के शुमाली इलाके तरसील के निजाम में जुनूबी इलाकों से कट गए। दीगर तकसीमकार कंपनीज मजीद प्लांट्स को ट्रिप होने से बचाने के लिए तवील लोड शेडिंग करने पर मजबूर हो गई। एजाज चौधरी साहब, ये है सूरत हाल और ये है वो हमारे सियासतदान जो कहते हैं कि जी हम होंगे तो बिजली होगी और इस मुल्क से अंधेरे मिटा देंगे। नादिया, ये चोरी चोरी और चोरी, इसके अलावा और कुछ नहीं है। चोरी सिर्फ कंज्यूमर नहीं करता, चोरी जब जनरेशन करने वाली कंपनी जो है वो आगे सिस्टम में डालती है तो सबसे ज्यादा चोरी वहां पे होती है। और ये जो आपने बताई रिपोर्ट का मुख्तसर सा हिस्सा, ये उसका शाखसाना है और इसके अंदर कौन लोग ये माल कमा सकते हैं, मेरा ख्याल है मेरे बयान करने के बगैर पूरा मुल्क जानता है इस बात को कि कौन कमा रहा होगा। एक यानी जो बिजली बना रहा होगा और जो दूसरा सिस्टम में दाखिल करा रहा होगा। ये जब तक चोरों के इस मुल्क के अंदर हाथ नहीं काटेंगे और कुछ नहीं हो सकेगा। मैं असल में आपसे इजाजत चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूं। मैंने 1980 में इंजीनियरिंग की, मेरी पहली जो नौकरी हुई वो कालाबाड़ डैम प्रोजेक्ट पे थी। मैं समझता हूं उस बात को अब गुजर गए 38 बरस। पाकिस्तान के लिए जिंदगी और मौत है पानी और बिजली, और ये पाकिस्तान के इंजीनियर्स को आज से 38 बरस पहले पता था। जनरल गुलाम सफदर भट्ट थे वापडा के चेयरमैन उस वक्त, और वहां सेमिनार पे सेमिनार होता था वापडा हाउस के नीचे, और रोजाना तकरीबन ये बात हम इंजीनियर्स टेक्निकली प्रूव करते थे कि अगले 20 से 25 सालों के अंदर पाकिस्तान पानी और बिजली के शदीद बहरान से दो चार हो जाएगा। और ये सारी बातें रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। अब भी वपडा का रिकॉर्ड पुराना देगा। हम बड़ी बदकिस्मत कौम है, अल्लाह ताला ना दुनिया में ना आखिरत में हमें माफ करेगा जिसको इतना बेहतरीन ग्रेडियंट मिला हो, जो काला बाग मंसूबे को सियासत की वजह से उसका बेड़ा गर्क कर दे। शमसुल मुल्क साहब जो वपडा के चेयरमैन है, आज भी जिंदा सलामत हैं, पश्तून है, नौशहरा के रहने वाले हैं। वो कहते हैं मुझे फांसी दे दें लाहौर के रीगल चौक के ऊपर, अगर कालाबाग से कोई नुकसान किसी को होता हो, केपीके को या किसी को। असफंदियार वली ने कल कहा कि जी
हाई कोर्ट तो क्या, सुप्रीम कोर्ट भी अगर कोई फैसला उसके हक में कर देगी तो मेरी लाश के ऊपर से काला बाग डे। अब बताइए हम किस मुल्क के अंदर हैं? सर, सियासी नारे हैं, सियासी नारे ये कौम नहीं बन सकी, कौम नहीं बन सकी, क्या करें हम? चौधरी साहब, आप कह रहे हैं कि आपको जाना है, मैं आपसे कहूंगी आप जरा 2 मिनट रुकिए। कह रहा हूं नादिया, आखिरी फिक्रा कह रहा हूं मैं। एक ऐसा इंकिशाफ जो मैंने जब सुना तो मेरी आंखें खुली की खुली रह गई कि ऐसा भी होता है। हम तो सियासी नारे सिर्फ उसको कहते हैं ना जो सियासी बयानात सामने आ जाते हैं, लेकिन जो अरशद अब्बासी साहब जो एनर्जी एक्सपर्ट है मेरे साथ बैठे हैं, उन्होंने मुझे 2013 का ऐसा वाकया इस ब्रेक में बताया है। मैं चाहती हूं कि वो वाकया जरा नाज़रीन भी सुने, और चौधरी साहब आप नहीं सुनेंगे तो बहुत बड़ी चीज मिस करेंगे। जरा सुनिएगा अरशद अब्बासी साहब 2013 के जो इंटरिम सेटअप जब हो रहा था, जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट खत्म हुई थी, जो बात आप मुझे बता रहे थे उसी तरह से बयान कर दीजिए प्लीज। नादिया, पहले तो मैं चौधरी साहब की थोड़ी करेक्शन कर दूं कि आजकल बड़ा रियल टाइम डाटा होता है। ऐसा नहीं होता कि किसी कारखाना ने बिजली जो अपने पास रख ली वो ग्रिड में शामिल नहीं की। ये बड़ा एक्यूरेट सिस्टम है ना, उन्होंने रख के और सेल कर सकते। हाँ, अलबत्ता मैं आपसे ये कहूँगा, जो मैं आपको बात कर रहा था कि 2013 में ज़ाहिर के उस्ताद के जो इंटारा मिनिस्टर थे वो काफ़ी दफ़ा आए, उन्होंने काफ़ी टिप्स वगैरह ली हैं, बल्कि पावर एंड स्लाइड्स भी ली है। तो एक बार बात पूछते थे कि ये बताएं कि किसी एरियाज की कैसे बिजली आप बंद कर सकते हैं बाई फोर्स, तो वो क्या सिस्टम क्या होता है, बेचारों को ज़ाहिर है पता तो नहीं था। तो मतलब वो आपसे पूछते थे? नहीं, सुनिए ना जरा, इसमें भी मैं भी था, शमसुल मुल्क भी थे। तो एक बात ये है कि बाद में हमने कहा कि ग्रिड स्टेशन से, कि ग्रिड स्टेशन या जितने आपकी जितने भी जो स्टेशन है, यहाँ से बिजली डिस्ट्रीब्यूट होती है और किसी को आप बंद करते हैं, किसी को देते हैं। थोड़ा सा ऊंचा बोलने की आवाज नहीं समझ इस तरह बात, थोड़ा ऊंचा बोले, आवाज। अच्छा, अब मैं आपको बताऊं कि एग्जैक्टली हमने देखा कि आखिरी महीने में 15 दिन में पूरे मुल्क में लोड शेडिंग ज्यादा बढ़ गई। अच्छा, ये जो वो सुन नहीं सके ना पार्ट, मैं रिपीट कर दूं कि एक साहब थे जो आपके पास आते थे, नाम बुलाए ना, उसका नाम डॉक्टर मुसद्दिक मलिक था, सीधी बात। डॉक्टर मुसद्दिक मलिक साहब जो कि इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे 2013 में, वो इनके पास जाते थे और पूछते थे कि लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ा कैसे दिया जाए, किस तरह से किस इलाकों में बिजली बंद कर दी जाए। अच्छा, ये काम देखिए, इसका आज भी जो डाटा ना नेशनल पावर कंट्रोल सेंटर रवात में है, ये बड़ा सिस्टमेटिक काम है। उसका आज भी अगर निकालेंगे तो आप देखेंगे कि मई 2013 एंड अप्रैल 2013 में लोड शेडिंग की फ्रीक्वेंसी वाकई बढ़ गई थी। और एक बात जो बाद हम फील करते हैं, और आज जैसे ये आपकी शहबाज शरीफ साहब ने जो बयान दिया, मैं देखिए कि एक शहरी कैसी से बात करता हूँ, मेरा कोई पॉलिटिकल कोई एम्बिशन नहीं है ना, मैं कि ये पाकिस्तान में 2013 में जो लोड शेडिंग है, इसको पॉलिटिकल टूल के तौर पे वाकई इस्तेमाल किया। ठीक है, एक बात, इसकी क्या वजह? इसकी वजह ये कि बारहा हम इनको कहते हैं, हम कहते हैं देखें आप तो बड़े पढ़े लिखे हैं, आपको एक मियां साहब नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों पढ़े लिखे हैं, एज कम्पेयर टू हमारे साथ जो नेबर हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी, वो बेचारा तो टी बॉय है। लेकिन जब वो गुजरात का चीफ मिनिस्टर था तो गुजरात शायद पूरे साउथ एशिया में सबसे पहले उसका रियल टाइम डाटा वेब बेस्ड हर जगह पे आता था। हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो कमी है इस प्रोग्राम में, मैं जिक्र करूंगा, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इन सियासी लोगों के मुंह में डालें कि देखिए, सो सिंपल, बड़ा आसान है कि आप कितनी जनरेशन हुई, किस कारखाने ने कितनी की, किस ट्रांसमीटर में कितनी, ट्रांसफार्मर में कितनी गई, किस घर में कितनी गई, ये पॉसिबल, इसको कहते हैं स्मार्ट ग्रिड। ये पॉसिबल है, ये हम कर सकते हैं 6 महीने के अंदर, अगर पॉलिटिकल विल हो, अगर ऑनेस्ट हो, और अगर हम ट्रांसपेरेंसी चाहते हैं। अदरवाइज इसे सियासी तौर पे इस्तेमाल करते रहेंगे। ये मेरे प्रेडिक्शन है। ये जो इंकिशाफ आपने सुना है अरशद अब्बासी साहब का, जी, वो ये कहते हैं कि 2013 के जो इंटरिम गवर्नमेंट था उसमें मुसद्दिक हुसैन मलिक साहब जो कि अभी एडवाइजर भी थे प्राइम मिनिस्टर के, वो इनके पास आए जो इंटरिम गवर्नमेंट का हिस्सा थे कि जी बताएं मुल्क में लोड शेडिंग का दौरानिया बढ़ाया कैसे जा सकता है और किस किस एरिया में मजीद बिजली बंद कैसे की जा सकती है ताकि उसको पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाए। और शायद उनको इसी चीजों का उनको रिवॉर्ड मिला और उनको एडवाइजर लगाया गया पीएम का। बड़ी अलमनाक कहानी है और अरशद अब्बासी साहब ने जरा देर से बताई है। अभी फरमा रहे थे कि वो उसका जेनको के बोर्ड का हिस्सा है,
تو کسی طرح بہت پہلے اس بات کو آ جانا چاہیے تھا، کیونکہ جی جتنے یہ بھیانک چہرے چھپے رہیں گے اور جتنی عرصہ چھپے رہیں گے، اس غریب قوم کو کیا پتہ چلے گا کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہم ہائیڈل کی طرف جانے کی بجائے باقی ساری ہر قسم کی بجلی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. 12 سال ہو گئے ہیں بھاشا ڈیم کو، اور وہ اس کی بھاشا ہم آج تک نہیں بول سکے کہ جو اگر آج 12 سال پہلے شروع ہوا تو 12 سال کا وہ پروجیکٹ ہے، اب تک مکمل ہو چکا ہوتا، 4800 میگا واٹ داخل ہو گیا ہوتا. اریگیشن کے لیے اس کے فوائد ہمارے سامنے آتے. اصل میں تو مسئلہ یہ ہے کہ بابا آدم ہی نرالا ہے، بابا آدم ہی نرالا ہے. سیاستدان تو بالکل، یعنی میں نہیں سمجھتا پاکستان کا سیاستدان کوئی کمپیٹنٹ سیاستدان ہے. ایک کمپیٹنسی کا بھی مسئلہ ہے، آنیسٹی کا بھی مسئلہ ہے، اور ہمارے ہاں جو انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی ہے اس کا بھی مسئلہ ہے. نادیہ، ہر پہلو سے خدا کا خوف جس قوم سے نکل جائے وہ آگے بڑھنے میں دشواری ہے. انکشاف کے بعد میں تصدق حسین ملک صاحب اب حکومت کا حصہ نہیں ہے، وہ حکومت ختم ہو چکی ہے، لیکن یہ انتہائی شرمناک بات ہے کہ تصدق صاحب انٹرم گورنمنٹ کا حصہ تھے 2013 میں، اور اگر وہ جا کے ارشد عباسی صاحب کو اس سے یہ بات کہتے تھے کہ آپ بتائیں کہ لوڈ شیڈنگ کو کس طرح سے زیادہ کیا جائے، کس علاقے کی بجلی بند ہوتی ہے تو اس کو مزید بجلی بند کرنے کا دورانیہ بڑھایا جا سکے تاکہ وہ آنے والی گورنمنٹ میں اس کو پولیٹیکلی یوز کر سکے. اور یہ 2013 میں جب نون لیگ کی حکومت آئی تھی تو وہ اسی پولیٹیکل سلوگن کے ساتھ آئی تھی، اور یہ کس طرح سے تکلیف عوام کو دی گئی تھی، عوام کو کس اذیت سے دوچار کیا گیا تھا. یہ سیاستدان، یہ وہی والی بات ہے کہ یہ حرکتیں کرنے سے پہلے اپنے گریبانوں میں جا کے اور اگر یہ جھوٹ ہے، ارشد عباسی صاحب غلط بیانی سے اگر کام لے رہے ہیں، الزام لگا رہے ہیں ان کے اوپر، کیونکہ مصدق حسین ملک صاحب نے یہی کہنا ہے، تو یہ فورم ان کے پاس آج بھی حاضر ہے، نمبرز ان کے پاس ہیں، وہ آئیں کسی نہ کسی دن ٹیلی فون پہ گفتگو کریں اور اس بات کی تردید کریں، ورنہ یہ اس بات کو ایکسپٹ کریں کہ آپ نے انتہائی بے ایمانی سے کام لیا ہے. اس سے سخت ورڈ میں استعمال کر سکتی تھی لیکن میں کرنا نہیں چاہ رہی. پروگرام سے دیجیے نادی مرزا کو اجازت. اللہ حافظ.